Hello students, here in this lecture I am going to discuss about the factors affecting vibrational frequencies. Vibrational frequencies को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक। हुक्स लॉ पर आधारित फैक्टर्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। अब वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यदि हम हुक्स लॉ के बेसिस पर कैलकुलेट करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज से मैच नहीं करती हैं, मीन्स कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं। इन वेरिएशंस को समझने के लिए हम कुछ और फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। हुक्स लॉ के जो फैक्टर्स हैं वो किसी भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के लिए सफिशिएंट नहीं होते हैं, इसीलिए यहाँ हम कुछ अदर फैक्टर्स डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट है कपल्ड वाइब्रेशंस या फर्मी रेजोनेंस, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स जिसमें इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट हम डिस्कस करेंगे, और थर्ड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे कपल्ड वाइब्रेशंस की। किसी भी आइसोलेटेड CH बॉन्ड की केवल एक ही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन अगर हम मिथाइलिन ग्रुप की बात करें जिसमें कि दो CH बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, या हम किसी CH2 ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसके कि दो CH बॉन्ड के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कॉन्जुगेट होकर के दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाले कॉन्जुगेटेड वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं, उत्पन्न करते हैं, जिन्हें सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस कहते हैं। चूँकि ये वाइब्रेशंस CH जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है उनके कपलिंग या दो CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की कपलिंग या इंटरेक्शन से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसको हम कपल्ड वाइब्रेशंस कहते हैं। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हमेशा सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की तुलना में हायर फ्रीक्वेंसी पर उत्पन्न होते हैं। अब यदि हम कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड की बात करें तो जो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्राइड होता है उसमें दो CO ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, और इन दोनों CO ग्रुप के कॉन्जुगेशन से दो अब्जॉर्प्शन बैंड्स प्राप्त होते हैं, या हमें दो पीक्स प्राप्त होती हैं। तो दो फंडामेंटल वाइब्रेशंस की कपलिंग से दो न्यू मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस with frequencies higher and lower than that of the observed in the absence of interactions हमें प्राप्त होती है। इसी प्रकार अगर इंटरेक्शन फंडामेंटल वाइब्रेशन तथा ओवरटोन्स के बीच भी हो सकता है, जिसे हम फर्मी रेजोनेंस कहते हैं। सेकेंड फैक्टर जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कहेंगे, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में हम फिर से डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में। ये दोनों इफेक्ट कंबाइंड फॉर्म में C डबल बॉन्ड C तथा C डबल बॉन्ड O की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को
अफेक्ट करता है। कुछ केसेस में आई इफेक्ट आर इफेक्ट से ज़्यादा होता है, मीन्स इंडक्टिव इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट से ज़्यादा होता है, जबकि कुछ केसेस में रेजोनेंस इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट से ज़्यादा होता है। अब इंडक्टिव या रेजोनेंस इफेक्ट के कारण अब्जॉर्प्शन बैंड या तो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ या फिर लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट होगा, और ये दोनों ही इफेक्ट किसी भी बॉन्ड के फोर्स कांस्टेंट को डिक्रीज या इंक्रीज करते हैं, जिसके कारण स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी हायर या लोअर हो जाती है। अब हम डिस्कस करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। यह इफेक्ट किस प्रकार से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करता है। यहाँ हम कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, जिसकी अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप की जो अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होती है वो 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास होती है। अब यहाँ आप दो केसेस देखिए। केस ए में अगर हम कोई भी आर ग्रुप जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसके प्रेजेंट होने से ये सी डबल बॉन्ड ओ जो बॉन्ड है वो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप वीकन करता है। इसकी वजह से इसकी जो CO की जो अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होती है वो लोअर हो जाती है, कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसकी वजह से ये बॉन्ड इसको बॉन्ड को ये वीकन करता है। लेकिन अगर हम केस बी की बात करें, जहाँ पर कि ये एक्स ग्रुप जो कि कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच है, एक्स ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि कार्बोनाइल ग्रुप को स्ट्रेंथन करता है, और चूंकि ये बॉन्ड स्ट्रेंथन होता है, इसकी वजह से इसकी एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ देखिए एक्स की वैल्यू ये हो सकती है फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, OR एक्सेट्रा। हम बात करेंगे एसिड, हैलाइड्स और एस्टर्स की, जबकि आर अगर ये प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करेंगे। तो ये हमने देखिए कुछ दोनों एग्जांपल्स, जिसमें कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो क्या होगा, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कार्बोनाइल ग्रुप पर प्रेजेंट है तो किस प्रकार से जो कार्बोनाइल ग्रुप की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम या ज़्यादा होगी। इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो दो प्रकार का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। अब यदि कार्बोनाइल ग्रुप में प्लस आई वाले ग्रुप जुड़ते हैं तो उनकी संख्या बढ़ने के साथ साथ कार्बोनाइल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और आप जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो उसके लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है। फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है तो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है कि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाएगी, और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू कम हो जाती है तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो भी कम हो जाएगी। या हम कह सकते हैं कि अब्जॉर्प्शन जो होगा वो लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ देखिए हम बात करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की। तो जो फॉर्मेल्डिहाइड है उसमें वेव नंबर की वैल्यू सबसे ज़्यादा है,
1750 सेंटीमीटर इनवर्स। एसिटाल्डिहाइड में अगर एक प्लस आई ग्रुप प्रेजेंट है, ये मिथाइल ग्रुप हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया है, तो एसिटाल्डिहाइड में एक प्लस आई वाला ग्रुप प्रेजेंट होने से इसके लिए वेव नंबर की वैल्यू कम हो जाती है। ये देखिए 1750 से घट करके कितनी होगी, 1745 सेंटीमीटर इनवर्स। और अगर हम एसीटोन की बात करें तो यहाँ पर दो अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, यानी दो प्लस आई वाले ग्रुप अटैच होने के कारण वेव नंबर की वैल्यू और भी ज़्यादा कम हो जाती है। कितनी रह जाती है, 1715 सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस प्रकार से जैसे जैसे प्लस आई वाले ग्रुप की संख्या बढ़ती जाती है तो वेव नंबर की वैल्यू कम होती जाती है। अब हम बात करेंगे माइनस आई इफेक्ट की। माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप किस प्रकार से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करते हैं। जब सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड के साथ माइनस आई वाले ग्रुप जुड़ जाते हैं तो उस बॉन्ड लेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। और आप जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ जब डिक्रीज होगी तो उसके लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होती है वो भी बढ़ जाती है। यह हम कह सकते हैं कि एब्जॉर्प्शन बैंड हायर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो एग्जाम्पल देखिए, एसीटोन के लिए वेव नंबर की वैल्यू 1715 सेंटीमीटर इनवर्स है, लेकिन एसीटोन के साथ जब माइनस इफेक्ट वाला Cl समूह जुड़ता है तो उसके लिए वेव नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। कितनी हो गई ये, 1725 सेंटीमीटर इनवर्स। यदि एक Cl और जोड़ दिया गया, यानी दो Cl समूह जुड़ते हैं, तो वेव नंबर की वैल्यू और बढ़ करके 1740 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जितना ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट होगा, वेव नंबर की वैल्यू उसी रेस्पेक्ट में बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया गया है कि ये Cl ग्रुप प्रेजेंट है जो मोर माइनस आई इफेक्ट है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1790 सेंटीमीटर इनवर्स, जबकि CO समूह की कितनी है, ये 1720, कब, जब हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस प्रकार इंडक्टिव इफेक्ट से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर प्रभाव पड़ता है। अब हम सेकेंड केस रेजोनेंस इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। किसी भी मॉलिक्यूल में कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है तो उस केस में उस बॉन्ड के लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो उसका मुख्य कारण क्या होगा, क्योंकि वहाँ पर बॉन्ड लेंथ की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। यानी कॉन्जुगेशन अगर इंक्रीज होगा तो फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज हो जाएगा। और फोर्स कांस्टेंट डिक्रीज क्यों होता है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ की जो वैल्यू होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। और फोर्स कांस्टेंट जब डिक्रीज होगा तो अब्जॉर्प्शन बैंड होगा वो लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। कुल मिला के हम ये देखते हैं कि कॉन्जुगेशन के बढ़ने के साथ साथ जो अब्जॉर्प्शन बैंड होगा वो लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और शिफ्टिंग अप्रोक्स 25 से 45 सेंटीमीटर इनवर्स की होती है। अब यहाँ पर आप देखिए, एग्जाम्पल देखिए, एसीटोन के लिए CH3CO CH3 है तो 1715 सेंटीमीटर इनवर्स है।
लेकिन यहाँ पर CH3CO, एक CH3 को हमने किससे रिप्लेस किया है, CH डबल बॉन्ड CH2 से, यानी यहाँ पर हमने कॉन्जुगेशन को इंक्रीज किया है। तो ये है मिथाइल विनाइल कीटोन। मिथाइल विनाइल कीटोन में चूंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन है, देखिए ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो कॉन्जुगेशन इंक्रीज हुआ, और जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो जो कार्बोनाइल जो बॉन्ड है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा तो ये डबल बॉन्ड से ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड। तो इस प्रकार से जब कॉन्जुगेशन इंक्रीज होगा तो कॉन्जुगेशन इंक्रीज होने से जो बॉन्ड लेंथ होगी वो उसकी वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने की वजह से फोर्स कांस्टेंट जो होगा वो कम हो जाएगा। और आप जानते हैं कि जब फोर्स कांस्टेंट कम होगा तो जो अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होगी वो लोअर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। इसीलिए इसकी जो कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसी होगी वो 1706 सेंटीमीटर इनवर्स है, जबकि यहाँ पर 1715 सेंटीमीटर इनवर्स है। तो ये सिंपल सी बात है, आप बस ये ध्यान रखिए कि कॉन्जुगेशन होगा तो बॉन्ड लेंथ होगी वो इंक्रीज होगी और फोर्स कांस्टेंट कम हो जाएगा और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आप कि -I इफेक्ट इज डोमिनेटेड बाय मेसोमेरिक इफेक्ट। अब ये किस प्रकार से डोमिनेट होता है, उसकी वजह से भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। यहाँ भी सेम वही तरीका है कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा है कि मेसोमेरिक इफेक्ट है, ये रिंग प्रेजेंट होने की वजह से ये जो रेजोनेंस यहाँ पर ज़्यादा होगा, और इस प्रकार से जो कार्बोनाइल ग्रुप की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो 1706 से भी कम होकर के 1693 सेंटीमीटर इनवर्स हो जाती है। कब? जब हमने इस एल्काइल ग्रुप को रिप्लेस किया है किसी भी फिनाइल ग्रुप से। बस ऐसी स्थिति में चूंकि ये फिनाइल ग्रुप है, उसकी वजह से इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो 1693 हो जाएगी, जबकि यहाँ पर केवल ये एल्कीन विनाइल ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा आती है, जबकि यहाँ पर ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू और भी कम हो जाएगी। अब अगला एग्जाम्पल आप देखिए कि यहाँ ये भी सेम फैक्टर है, जिसमें कि मिथाइल बेंजोएट है और दूसरा है बेंजेमाइड है। तो it causes the lengthening or the weakening of the bond leading in the lowering of the absorption frequency। उसका कारण क्या है, यहाँ पर ये देखिए एग्जाम्पल, ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पर ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन एटम इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन एटम। तो इसकी वजह से क्या होगा कि द लोन पेयर ऑन द नाइट्रोजन एटम in amide is more labile and participate more in conjugation। तो जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये जो लोन पेयर प्रेजेंट होगा वो और ज़्यादा कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा, ज़्यादा कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा। तो इसकी वजह से जो CO की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी या वेव नंबर जो होगा वो उसका कम हो जाता है, जबकि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से इसकी कंपैरिजन में बेंजेमाइड के कंपैरिजन में मिथाइल बेंजोएट की जो CO फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा होगी। तो ड्यू टू द ग्रेटर डिग्री ऑफ कॉन्जुगेशन द CO अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी इज मच लेस इन एमाइड एज कंपेयर टू द ईस्टर। ये देखिए यहाँ पर, अब इसके कारण क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन है और ये नाइट्रोजन है। तो जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से तो ये लोन पेयर होगा वो इट इज़ मोर लेबाइल एज कंपेयर टू दिस। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये बॉन्ड देखिए यहाँ से यहाँ आएगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा होगा, और ये कार्बन ये जो डबल बॉन्ड होगा वो ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी यहाँ पर
डबल बॉन्ड से यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी वजह से बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ जब इंक्रीज हो जाएगी तो फोर्स कांस्टेंट का मान कम हो जाएगा, और फोर्स कांस्टेंट कम होने से जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी वो कम हो जाएगी। सेम यहाँ भी होगा, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या होगा कि नाइट्रोजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। तो देखिए यहाँ पर दिस इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नाइट्रोजन इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, बिकॉज इट इज़ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव सो मोर रेजोनेंस इफेक्ट, और यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से लेस रेजोनेंस इफेक्ट होगा। तो रेजोनेंस इफेक्ट कम होगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज़्यादा होगी, और रेजोनेंस ज़्यादा होगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमने CO फ्रीक्वेंसी को हमने देखा। अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि हाउ दीज फैक्टर्स अफेक्ट CO फ्रीक्वेंसीज। ये हमने पूरा एक इसको हमने कंपैरेटिव स्टडी किया है कि किस प्रकार से जो CO फ्रीक्वेंसी पर जो दूसरे जितने भी फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं। तो हाउ दीज फैक्टर्स अफेक्ट द CO फ्रीक्वेंसीज। यहाँ हम कार्बोनाइल ग्रुप कंटेनिंग डिफरेंट कंपाउंड्स जैसे कि एसिड, क्लोराइड, ईस्टर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, अमाइड्स आदि की फ्रीक्वेंसीज हम देखेंगे। फर्स्ट कंपाउंड हम बात करें एसिड क्लोराइड की, तो जो एसिड क्लोराइड की फ्रीक्वेंसी है वो 1800 सेंटीमीटर इनवर्स है। इस कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसी की हम बात कर रहे हैं, तो कार्बोनाइल इसमें एसिड क्लोराइड में जो CO की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो 1800 सेंटीमीटर इनवर्स है। अब अगर हम इस Cl को रिप्लेस करें OR से, तो हमें एस्टर प्राप्त होता है। तो जो एस्टर की फ्रीक्वेंसी होगी वो डिक्रीज हो जाएगी, वो कितनी रह जाती है 1800 से 1735 सेंटीमीटर इनवर्स रह जाती है। इसी प्रकार से अगर अब हम इस OR को रिप्लेस करेंगे H से, हाइड्रोजन से, तो फर्दर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। कितनी रहेगी 1735 से कम घट करके 1725 सेंटीमीटर इनवर्स एल्डिहाइड के केस में। और अब इस H को अगर हमने फिर से रिप्लेस किया R से, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फर्दर डिक्रीज हो जाएगी और वो कितनी रह जाती है 1710। इस R को रिप्लेस करते हैं हम फिर से OH से, तो चूंकि OH एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से इसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फिर से डिक्रीज हो जाती है और कितनी रह जाती है 1710। अब इस OH को हम फिर से रिप्लेस करेंगे NH2 ग्रुप से, तो जो NH2 ग्रुप की प्रेजेंट होने की वजह से फिर से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और वो कितनी रह जाती है 1690। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कार्बोनाइल ग्रुप की बेस वैल्यू होती है वो 1700 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास होती है, लेकिन अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जुड़े हुए दूसरे सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं तो उनकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी CO की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो वेरी करती है। यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट होता है तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है Cl, तो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। देन हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एस्टर के केस में, यहाँ पर 1735 है, लेकिन जैसे ही हमने R ग्रुप से इसको रिप्लेस किया तो R ग्रुप से रिप्लेस करने पर चूंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है।
इसी प्रकार से अगर ये OH ग्रुप है जो कि H बॉन्डिंग बनाता है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, उसकी वजह से भी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। देखिए यहाँ D के केस में यहाँ पर ये कॉन्जुगेशन होगा, रेजोनेंस होगा, उसकी वजह से वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो कि इसको अफेक्ट करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या फिर रेजोनेंस है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसके कारण वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी या इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ हमने वो सारे एग्जांपल्स देखे हैं जिसमें कि कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है, जिसकी बेसिक वैल्यू कितनी है, 1700 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, लेकिन किसी में तो कार्बोनाइल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है और किसी में कार्बोनाइल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। उसका कारण नेबरिंग ग्रुप प्रेजेंट होना। ये जो नेबरिंग ग्रुप प्रेजेंट्स हैं, तो उन नेबरिंग ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के अब्जॉर्प्शन को वो प्रभावित करता है या उसकी वजह से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा हो जाती है। अब हम थर्ड फैक्टर डिस्कस करेंगे जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यदि हम अल्कोहल, फिनोल, कार्बोक्सिलिक एसिड या एमीन के IR स्पेक्ट्रा को देखें तो उसके एब्जॉर्प्शन बैंड लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। इनके OH तथा NH बॉन्ड के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होते हैं, जिसके कारण अब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त होते हैं जो कि लोअर वेवलेंथ या लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। चूंकि ये दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, जिसके कारण बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है, और आप जानते हैं कि जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, और फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू जब कम हो जाती है तो जो अब्जॉर्प्शन बैंड होगा वो लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे फ्री OH ग्रुप की और हाइड्रोजन बॉन्डेड ग्रुप की। तो अब हम कुछ जनरल पॉइंट डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग IR स्पेक्ट्रा को किस प्रकार से प्रभावित करती है। यदि हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होता है तो ऐसी स्थिति में अब्जॉर्प्शन बैंड जो होगा वो या अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी होगी वो डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है, मीन्स लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्टिंग हो जाएगी। कब? जब हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड के केस में डाउनवर्ड शिफ्ट होगा। IR स्पेक्ट्रा की हेल्प से हम इंटरमोलिक्यूलर तथा इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। यदि बनने वाला बैंड ब्रॉड होते हैं तो वो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रॉडर बैंड इंडिकेट द इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और यदि बनने वाला बैंड शार्प होते हैं तो वो इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। शार्प एंड वेल डिफाइंड बैंड्स इंडिकेट इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस प्रकार से हम इंटर और इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इंटर मीन्स ब्रॉडर बैंड और इंट्रा मीन्स शार्प एंड वेल डिफाइंड बैंड। अब जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ब्रॉड बैंड बनते हैं, उसका कारण यह होता है कि इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो जाता है, और मॉलिक्यूल के एसोसिएशन हो जाने के कारण बनने वाला जो बैंड होगा वो ब्रॉड होगा। अब देखिए यहाँ पर आप, अगर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो मॉलिक्यूल का एसोसिएशन होगा, और एसोसिएशन होने की वजह से
जो भी बैंड होगा वो ब्रॉड होगा और अब्जॉर्प्शन शिफ्ट हो जाएगा डाउनवर्ड। ये देखिए, अगर हाइड्रोजन बॉन्डेड है इस तरीके से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो जो अब्जॉर्प्शन बैंड होगा फ्री, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो फ्री OH 3600 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें ये वैल्यू मिलती है। लेकिन जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो 3200 से 3400 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमें OH की फ्रीक्वेंसी प्राप्त होती है। तो उसका कारण क्या बताया हमने कि उसका कारण ये है कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केस में जब मॉलिक्यूल का एसोसिएशन हो जाता है तो जो बनने वाला बैंड होगा वो ब्रॉड बैंड होगा और अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाती है। अब यदि हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से कंपेयर करें तो इंटर में अब्जॉर्प्शन बैंड इंट्रा के कंपैरिजन में ज़्यादा डाउनवर्ड शिफ्ट होगी। डाउनवर्ड इसी प्रकार यदि हम इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करती है। कॉन्सेंट्रेशन पर किस प्रकार से डिपेंड करती है कि अगर सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन यदि हम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो इसकी इंटेंसिटी कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। तो स्टूडेंट्स, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि किस प्रकार से इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो कंसंट्रेशन से प्रभावित होती है। तो हमने ये देखा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंटेंसिटी कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, यानी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं तो इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, जबकि इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है। मींस अगर सॉल्यूशन को अगर हम डाइल्यूट करें तो ऐसी स्थिति में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की इंटेंसिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उस डाइल्यूट सॉल्यूशन में कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए मोनोमर रहता है, यानी मोनोमर की तरह वो एग्जिस्ट करता है। क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है वो किसी भी तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता। यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप तथा हाइड्रोक्साइल ग्रुप दोनों ही फ्री फॉर्म में रहते हैं, तो इसके लिए अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा आएगी। कार्बोक्सिलिक एसिड का जो CO ग्रुप है और OH ग्रुप है दोनों ही किसी प्रकार की हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते और चूंकि वो फ्री फॉर्म में रहते हैं इसीलिए अब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा होती है। यदि हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन या सॉलिड स्टेट की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड फ्री स्टेट में तो एग्जिस्ट एज ए डाइमर, लेकिन अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड की कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन या सॉलिड स्टेट की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर के फॉर्म में रहते हैं। डाइमर के फॉर्म में रहते हैं, इसके कारण उसके मॉलिक्यूल के बीच में एसोसिएशन हो जाता है जो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होता है। तो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है तभी वो डाइमर बनाता है। तो सॉलिड स्टेट या कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के केस में कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसीलिए जो उसका जो अब्जॉर्प्शन बैंड होगा वो लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो अब देखिए, यहाँ कंपेयर करिए कि जब फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जिस्ट एज ए मोनोमर था, जब उसने हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाई थी, उस केस में जो कार्बोनाइल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 1760 सेंटीमीटर इनवर्स। बट जब वो एग्जिस्ट एज ए डाइमर है, ऐसी केस में CO की जो वेव नंबर है वो घट करके कितनी रह जाती है 1710 सेंटीमीटर इनवर्स। इसी प्रकार से हम फ्री OH ग्रुप की बात करें तो मोनोमर के केस में इसकी वैल्यू कितनी थी 3600 सेंटीमीटर इनवर्स, लेकिन जब वो फ्री OH ग्रुप की डाइमर में प्रेजेंट है
ऐसी स्थिति में चूँकि एसोसिएशन हो जाता है ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वाइब्रेशनल जो वेव नंबर है वो कम हो जाएगा, और वो कितना हो जाएगा, 3600 सेंटीमीटर इन्वर्स से कम होकर के 3400 से 2500 सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस प्रकार से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को, वेव नंबर को अफेक्ट करती है, और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के आधार पर किस प्रकार से हम विभेद कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट था आज के लेक्चर का, जिसमें हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो वेव नंबर है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, उसको प्रभावित करने वाले विभिन्न फैक्टर्स, कौन कौन से कारक ऐसे हैं जो कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं या फिर कम करते हैं। थैंक यू वेरी मच।